सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क की अगर हम बात करें तो मुल्क में बैक वक्त कई मसाइल भी हैं और कई मामलात भी ज़ेर बहस हैं। हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक ठनी हुई है। बात और भारत और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इसके दरमियान सरहद पर कशीदगी अगर मैं कहूँ अभी भी बरकरार है तो गलत नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर के मामले की बात करूँ तो वो गंभीर होता जा रहा है। एहतजाज और धरने की बातें एक बार फिर होने लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस बार बिल्कुल अलग फ्लाइट में सवार हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पूरे मुल्क को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दावेदार है, सिंध के अलावा पूरे मुल्क को। और नून लीग बीमार भी और गमख्वार भी है। बीमार यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की वजह से और गमख्वार अवाम के लिए। लेकिन अवाम को समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा और आखिर अवाम खुद भी करें तो क्या करें। महंगाई है, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता। एक आम आदमी के लिए आटा चीनी महंगा होता जा रहा है तो कभी टमाटर और मटर, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, कभी बिजली के बिल बढ़कर आने लगते हैं। अब ऐसे में आम आदमी क्या करे। कभी मामूली सी गलती पर हज़ारों का चालान हो जाता है तो कभी पूरी की पूरी FIR ही कट जाती है। कोई तंग आकर खुदकुशी कर रहा है तो कोई डाके डालने पर मजबूर है, कोई चोरियां कर रहा है। लेकिन क्या ये सब नया है? पहली बार हो रहा है हमारे पाकिस्तान में? ये सवाल है। ये चले मान लेते हैं कि आज पहले की निस्बत से कहीं ज़्यादा महंगाई हो गई तो इसका हल कौन निकालेगा? ये है सवाल। मसला है, लेकिन मसले का हल क्या होगा? हमें हल की तरफ जाना है, हल के बारे में सोचना है। पहले सोचना शुरू करेंगे फिर हल की तरफ जाएंगे। हम तो सोचते ही नहीं है, हम मसला 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 ये कहते रह जाते हैं। एक जाने वो जो सिंध पर 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, यानी दर्जन साल, कोई मजाक नहीं है, और सिंध को सिवाय भुट्टो के कुछ नहीं दिया। आप बताएं, दिल पे हाथ रखिए सिंध वाले, भुट्टो के अलावा कुछ मिला आप लोगों को? ये भुट्टो ही जिंदा है 12 साल से, बल्कि कई सालों से, और ये दर्जन सालों से भी भुट्टो ही जिंदा है और कुछ भी नहीं। दूसरी जाने वो जो 30 साल 3 डेकेड्स इक़्तिदार में रहे लेकिन एक हॉस्पिटल ना बना सके जिसमें खुद अपने ताहयात कायद का इलाज करवा देते। खुद नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे, अपने इलाज के लिए बुरे वक्त के लिए कोई एक हॉस्पिटल ना बना सके 30 सालों में। 3 बारियां लेने वालों ने इस मुल्क के लिए क्या खिदमात अंजाम दी। चले ऐसी खिदमात अंजाम दे देते कि आज आप खुद मुस्तफ़ीद हो जाते, खुद फ़ायदा उठा लेते, खुद आपको बीमारी में जाना ना पड़ता किसी और मुल्क में, अपनी खिदमत ही कर लेते 30 सालों में अकाउंट भरने के अलावा। क्या कर्ज़ों में कमी आई इन लोगों की खिदमात से? मैं आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल भी नहीं आई। क्या महंगाई में कभी कमी आई? बिल्कुल भी नहीं आई। क्या रोटी कपड़ा मकान मुल्क के आधे अवाम को भी मुयस्सर आ गया 50% को? बिल्कुल नहीं। क्या लाहौर वाकई पेरिस में तब्दील हो गया था जैसा कि ये लोग कहते थे अपने दौर में? बिल्कुल नहीं। 30,000 अरब जो कर्जा लिया वो कहाँ लगाया गया ये भी यकीन जानिए किसी को नहीं पता। मुझ समेत आप में से किसी को नज़र ही नहीं आया लगा हुआ, तो हम बात क्या करें। अलबत्ता इसकी जो किस्तें हैं ना कर्जे की, वो देने की वजह से मुल्क को मुआशी तौर पर चलाना मुश्किल ज़रूर हो गया है। अब उसी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स, ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, हम वो भुगत रहे हैं। हुकूमत की जानिब देखें तो वज़ीर आज़म के अलावा शायद ही कोई हो जो मुल्क या कौम से संजीदा नज़र आ रहा हो। इमरान खान की नीयत पर मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि शक किया ही नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुल्क को आगे लेकर हम जाएं, किसी ना किसी तरह। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा कि वो चाहते हैं बस किसी तरह हम आगे ले जाएं मुल्क को। लेकिन क्या करें, अभी जो सिचुएशन है उसको हैंडल भी तो करना है। कहीं इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं, कहीं वुज़रा माशाल्लाह ऐसे कारनामे अंजाम दे देते हैं कि उनका दिफा करना मुश्किल ही हो जाता है। दिफा करने वाला खुद दिल में सोचता होगा कि दिफा कर तो रहा हूँ, लेकिन किसका दिफा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ऐसा ही है, मुल्क के मसाइल लातादाद, एक प्रोग्राम में बताना नामुमकिन, मुश्किल। अवाम का रोना पिछले 2 जमहूरियत वार से जारी है। एक ही रोना है, रोटी कपड़ा मकान दे दो, तालीम दे दो, इलाज दे दो, इंसाफ दे दो। ये रोना आज भी जारी है। लेकिन क्या वो 2 जमातें जो 3 बारियां ले चुकी हैं, क्या वो वाकई इक़्तिदार के मसाइल हल कर सकेंगी? ये है सवाल।
ऑप्शन क्या आपके पास? जो पुराने आजमाए हुए हैं वो, या इमरान खान सबको कैसे बर्दाश्त करना है, या इसके अलावा कोई ऑप्शन अवाम के ज़हन में? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप खुद सोचिए कि वाकई इतनी बारियां लेने वाले क्या वाकई इक़्तिदार में आकर अवाम के मसाइल आपको लगता है कि हल कर पाएंगे? 1% भी किसी को यकीन आए इस बात पे? मुझे तो 0% भी यकीन नहीं होगा। या क्या वो मौलाना जो इक़्तिदार में आने वाली जमात के इत्तेहादी बन जाते थे, क्या वो इस हुकूमत को गिरा कर अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? मौलाना फजलुर रहमान आपकी मुश्किलात हल कर सकेंगे? आपको लगता है कि अवाम के लिए अब एक ऑप्शन रह जाए कि मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन के तौर पे भी आप उनको अवेल नहीं करेंगे? सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसके लिए तमाम मसाइल एक तरफ, सबसे अहम एक मसला है, उस मसले का नाम है मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका इलाज। उनके भाई क्या फरमा रहे हैं ज़रा ये देख लीजिए। मुस्लिम लीग नून का सबसे अहम तरीन मसला इस वक्त भी यकीन जानिए वही है जो कुछ अरसा पहले तक था, और वो क्या? नवाज शरीफ साहब और उनका इलाज। ये पूरा उन्वान है, जैसे किताब का एक उन्वान होता है ना, उसमें नवाज शरीफ साहब अधूरा होगा, इसके साथ आप लगाएं और उनका इलाज, तो फिर ये उन्वान पूरा होगा। अब ये कोई नई बात भी नहीं है। आज जिस दर्दमंदी के साथ, जिस परेशानी के साथ, जिस फिक्र के साथ, जिस जज्बा कहने के जज्बे के साथ शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की एंजियोग्राफी के लिए डॉक्टर्स ने एमरजेंसी नाफिज कर दी और कहा है कि फ़ौरन करवाओ, बिल्कुल इसी तरह वो उस वक्त भी फरमाते रहे। याद करें, रिकॉल करें ज़रा, जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर ले जाने का मसला दरपेश था, बहुत बड़ा मसला था वो पाकिस्तान का, यकीन जानिए हर वक्त वो मसला सुनने को मिलता होगा। अब उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक डॉक्टर्स ने मियाँ साहब की सेहत से मुतालिक एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। याद आया आपको नाज़रीन? मियाँ साहब को मौत के फरिश्ते रक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसा लगता था, जैसे बताया जाता था तो इसी तरह फील होता था कि शायद ऐसा हो रहा है, और मियाँ साहब का इलाज दुनिया के किसी कोने में भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान में वो कोना मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ तो शायद इस बात पर भी राज़ी हो जाते कि नवाज शरीफ को अमेज़न के जंगलात में ले जाए और वहाँ की आबो हवा या जानवर देखकर शायद बड़े भाई साहब सेहत, लेकिन खुदा के लिए बस पाकिस्तान से निकाल दो बड़े भाई को। अगर पाकिस्तान में रहे तो ये मौत के फरिश्ते उनको जीने नहीं देंगे, और उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान ही होगा। ज़रा देखिए। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ बिकॉज ऑफ दिस, देखिए ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, लेकिन दिस इनऑर्डिनेट डिले, दिस इंटेंशनल डिले विद द परवर्टेड मेंटालिटी एंड माइंड सेट, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो मैं इमरान खान नियाज़ी आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा इसका। बिल्कुल मैं कौम को बिल्कुल बता रहा हूं। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं जिनको आप सुन रहे थे, बल्कि नवाज शरीफ के तमाम चाहने वाले कुछ इसी किस्म के बयान दे रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं आता, हमारे पास एक क्लिप है, बल्कि यकीन तो सबको होगा रजा, इनकी मेमोरी ज़रा रिकॉल करवाते हैं, सबको ज़रा दोबारा सुनाते। चलाइए क्लिप। जी तो देखा आपने, यकीन तो मुझे यकीन है इस बात का, ईमान की हद तक पूरा यकीन था कि सब कुछ होता रहा, मैंने कहा सर आपकी मेमोरी रिकॉल करवाऊँ, आपको याद कराऊँ कि क्या कुछ होता रहा। नून लीग की वैसे खुद देख लें अपने बयान, तो मेरे ख्याल से क्या कहेंगे अपने बारे में नून लीग, क्योंकि इन बयान से यकीन जानिए ऐसा लगने लगा था कि नवाज शरीफ साहब को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर पूरी कौम ने ये मौजज़ा देखा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, पूरी कौम ने ये मौजज़ा देखा कि कैसे एक ऐसा शख्स जिसको मौत के फरिश्ते गले लगाने को बेताब हों, वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। ना सिर्फ पैरों पर खड़ा होता है बल्कि जहाज़ की सीढ़ियाँ खुद चलता हुआ जहाज़ पर सवार होता है, और फिर लंदन के शॉपिंग मॉल्स में खरीदता हुआ दिखाई दे रहा होता है। क्या? कपड़े जूते नहीं, यकीनी तौर पे प्लेटलेट्स खरीदता हुआ दिखाई दे रहा होता है। नवाज शरीफ साहब की बदलती हालत देखकर लोगों का ईमान एक बार फिर मुस्तहकम हो गया, बड़ा मजबूत हो गया इस बात पर कि वाकई जो सुन रखा था ना कि मौजज़े होते हैं, आज देख भी लिया कि मौजज़े होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी हो सकते हैं। लोगों को इस बात पर यकीन आ गया, और बड़े जो मायूस लोग हैं उनका यकीन बढ़ना शुरू हो गया, और लोगों में मायूसी ख़त्म हुई नवाज शरीफ साहब का मौजज़ा देखने के बाद। अब शहबाज शरीफ ने एक और एमरजेंसी नाफिज कर दी। उनका कहना ये कि डॉक्टर्स ने एमरजेंसी में एंजियोग्राफी करवाने का कहा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जब तक लंदन नहीं आएंगी तब तक इलाज नहीं करवाएंगे। तो एक तो ज़िद्दी बहुत है मियाँ साहब, बड़े ज़िद्दी, बच्चों की तरह ज़िद करते हैं, यानी बस मरियम नवाज को भी अब लंदन जाने की इजाज़त दे दो वरना अब्बा जी का इलाज नहीं होगा, ऐसा अब्बा जी का कहना। अब उसके साथ ही वोट को इज्जत देने का क्या होगा? वोट को इज्जत देने का मरहला भी यकीनी तौर पे अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना नवाज शरीफ ने वापस आना, ना मरियम नवाज ने वापस आना। वजह बनेगा नवाज शरीफ का
इलाज। ये ताहयात कायद नहीं, इनको कहें ताहयात कायद का ताहयात इलाज। इनका इलाज भी इनकी तरह ताहयात है, जो हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों पर मुहित है। आई विश के सालों पर मुहित हो, वो साल कभी ना कभी ख़त्म हो और हम कहें कि इलाज ख़त्म हो गया, अब सेहत याब हो गए मियाँ साहब। अब ये बात मतलब महीनों पे मुहित नहीं है, सालों पे मुहित है, ये मैं नहीं कह रही, ये खुद मियाँ साहब की बेटी मरियम नवाज़ कहती हैं। ज़रा देखिए। मल्टीपल सर्जरीज उनकी होनी है, 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो हैं वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबेबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। क्या कहूँ मैं, क्या ये इलाज लगता है नाज़रीन आपको? ये इलाज है या हिकमत अमली मैं आपसे पूछती हूँ। ये इलाज है नाज़रीन या फिर मुकम्मल मनसूबाबंदी, मैं आपसे पूछती हूँ। हरगिज़ ये इलाज नहीं है, बल्कि ये वाकई मनसूबाबंदी है, ये वाकई जामे प्लानिंग है। ये इलाज नहीं है, ये राह फरार की तैयारी है। ये इलाज नहीं है, ये खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने का पूरा इरादा है। ये इलाज नहीं है, बल्कि एक बार फिर अपनी जमात को लोगों को छोड़कर, जमात के लोगों को छोड़कर भागने का पक्का फैसला है तैयारी के साथ। ये इलाज नहीं, बल्कि बाहर बैठकर हुकूमत और फौज के खिलाफ बयानियाँ तैयार करने का सिलसिला है, जो मरियम नवाज़ के बाहर जाती देखिएगा शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा आज की तारीख में मेरे अल्फाज, इनका ट्विटर भी एक्टिव हो जाएगा। और जब ट्विटर एक्टिव होता है मरियम बीबी का, तो आपको पता है ना क्या होता है, फिर वो रियासत और हुकूमत के खिलाफ खुलकर वही बातें करेंगी जिनको रीट्वीट भी किया जाएगा। और रीट्वीट कौन करेंगे? वही लोग जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, कोई इश्तिहारी तो कोई फरारी। फौज के खिलाफ बयानियाँ बेचते हुए दिखाई देते हैं, पाकिस्तान की नजरियाती असास पर हमले करते हैं खुलकर, बिला जवाज, बेखौफ होकर इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर देते हैं। इसमें अब मेरा एक सिंपल सवाल है, कहाँ है इसमें अवाम कहीं नज़र आती है आपको? मुस्लिम लीग नून के सियासी खेल में जीत हो या हार, क्योंकि खेल में आप जीत सकते हैं या आप हार सकते हैं, लेकिन अगर ये जीतते हैं तो अवाम का क्या फ़ायदा, अगर ये हारते हैं तो अवाम का क्या नुकसान? ये मैं अवाम से पूछती हूँ। यानी अवाम तो कहीं भी नहीं, जीत में भी नहीं, हार में भी नहीं, कुछ नहीं। ये पूरा ख़ानदान एक बार फिर बाहर चला जाएगा। नून लीग फिर से या तो शीन लीग बनेगी, या हे लीग बनेगी, या मीम लीग बनेगी, या अलिफ लीग बनेगी, कोई भी नाम इस जमात की कमान संभाल लेगा। और नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो की मुहिम लंदन से जारी रहेगी। दूसरी जानब देखिए तो पीपल्स पार्टी खड़ी है, तीर वाली पार्टी, जिसने इतने तीर चलाए सेहत के मैदान में, इतने तीर चलाए तालीम के मैदान में, इतने तीर चलाए इकॉनमी में, इतने तीर चलाए हर मैदान में कि आप देखें उसका मुंह बोलता सबूत है। सिंध कितना कामयाब सूबा है, आप जाते होंगे तो आप कहते होंगे वाकई पेरिस या न्यूयॉर्क भी इसके सामने क्या? सही कह रही हूँ मैं? बिलावल ज़रदारी क्या फरमाते, ज़रा सुनिए। IMF के सामने झुक जाते हैं, अपने गरीब अवाम के मुआशी हुकूक पे सौदाबाजी करते हैं। वजीर आजम को हमें बताना चाहिए कि उसका कौन सा करप्शन की वजह से इतना इजाफा हुआ है महंगाई में। या मान ले, हमारा बात मान ले कि वो नाअहल है, नालायक है, सिलेक्टेड है, जो भी है, घर जाना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, अवामी नुमाइंदे इस मुआशी कत्ल पे खामोश नहीं रह सकते। सिर्फ वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, जो किसी और तरीके से आए हैं, वो कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, अवाम को कोई परेशानी नहीं है और मईशत तरक्की कर रही है, मईशत से सिमत पे जा रही है। बहुत अच्छा लगा बिलावल भाई ये सुनकर, बहुत खुशी हुई ये देखकर, बहुत सुकून हुआ जब इस बात का एहसास हुआ कि अवाम के लिए ऐवान में आवाज़ उठाई गई आपकी जानिब से। लेकिन सवाल ये है कि आवाज़ उठाने वाला कौन है? यकीनन बिलावल ज़रदारी। ये बिलावल ज़रदारी कौन है? ज़ाहिरी बात है ज़रदारी साहब का बेटा, क्योंकि इनके बाप का नाम इनके साथ है, जिनके अब्बू का नाम आसिफ अली ज़रदारी है। अब ये आसिफ अली ज़रदारी कौन है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शौहर, और उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बैठने वाले बाइख्तियार साबिक सदर। ये बाइख्तियार वाले सदर थे, याद रखिएगा। सदर ममनून हुसैन जैसे सदर भी हमें मिले, आपको पता है, और फिर ये आसिफ अली ज़रदारी जैसे सदर भी थे जो कि बड़े बाइख्तियार सदर थे। 5 साल विफाक में और पिछले 12 सालों से सिंध में हुकूमत किए जा रहे हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला। आसिफ ज़रदारी के बेटे अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
बेशक बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन है, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या जिस अवाम की बिलावल साहब बात कर रहे हैं उसमें सिंध के अवाम शामिल नहीं है, या वाकई जो आप बात करते हैं उसमें सिंध के अवाम वाकई शामिल हैं? आपको यकीन है इस बात का? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंध के अवाम को 12 सालों में बिलावल की जमात ने 12 ऐसे बड़े रिलीफ नहीं दिए जिनकी बुनियाद पर बिलावल पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का दावा कर सके। पिछले 12 सालों में बिलावल जरदारी साहब की जमात ने ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल पकड़े, सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था, वो भी ना कर सके। इक़्तिदार में होने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो रोटी कपड़ा मकान के नारे हैं उसको अमली जामा पहनाने में कामयाबी नहीं हो सके, ना सिंध में जमहूरियत को कामयाब कर सके, ना सिंध के अवाम के लिए कुछ खास कर सके। सिंध में पीपल्स पार्टी के चंद कारनामों में से कुछ कारनामे मैं एक बार फिर गिनवा देती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंध में 90,000 अफराद के लिए एक एम्बुलेंस मौजूद है, ये बड़ा कारनामा है इन लोगों का। सिंध के बड़े अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मुश्किल से मिलती है, ये तो इतना बड़ा कारनामा है कि मैं किन अल्फाज में बिलावल साहब आपका शुक्रिया अदा करूं सिंध के अवाम के बिहाफ पर। वज़ीर आला सिंध के अपने हल्के में हॉस्पिटल नहीं है, शाबाश वज़ीर आला सिंध साहब कि आपके हल्के में हॉस्पिटल नहीं है और आप कहलवाते हैं वज़ीर आला सिंध और कहते हैं हमने बड़ी खिदमत की जख्मियों, बीमारों और मुर्दों के ले जाने के लिए। एम्बुलेंस नहीं होती, तालीम नहीं है वहाँ पे, पूरी तरह ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, और नारा आपका रोटी कपड़ा मकान। रोटी तो दे नहीं सके, कपड़े मकान की बात मैं बाद में करूँगी। थर में अगर हम बात करें, भूख से अमवात होती हैं, आज भी कल भी होती रही, आज भी भूख से थर के अवाम मर रहे हैं बेचारे। कानून का निज़ाम ऐसा है कि वडेरा सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले को दिन दिहाड़े मार दिया जाता है और आज तक उसके मुल्ज़िमान पकड़े नहीं जा सके। मेरिट की बात क्या करूं, मेरिट तो दफन हो गया, या जिंदा बंदे को याद नहीं रखा जाता तो दफन वाले के बारे में मैं क्या बात करूं। मेरिट एक ऐसी चीज़ है जो दफन हो चुकी है, तो कौन बात करेगा दफन की हुई चीज़ के बारे में। मेरिट कि वो भी किसी चीज़ का नाम है। सरकारी नौकरी पर्चियों पे मिलती है, रिश्वत पर मिलती है सिंध में। वो प्रोग्राम जो बेनज़ीर की शहादत के बाद उनके नाम से शुरू किया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसका हाल ये था कि उससे फ़ायदा उठा रहे थे ब्यूरोक्रेट्स। बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, वाकई डिज़र्व करते हैं, वाकई डिज़र्व करते हैं कि इनको पैसे दें बेचारों को। सरकारी अफसरान बहुत ही गरीब बेचारे, और सरकारी मुलाजिमिन डिज़र्विंग हैं, सही कहते हैं, बेचारों को पैसे नहीं मिलते होंगे, है ना। गरीब को वो 1000 रुपये भी देने को तैयार नहीं थे। ये इन लोगों की औकात। ये चंद बड़ी बड़ी बातें थीं जो मैंने आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझा, मैं बार बार बताती रहूँगी। अब ये दो वो सियासी जमातें जो आज अवाम से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो ताकि इन दोनों में से कोई एक मुल्क संवार सके, मुल्क संवार सके। मुझे तो जुमला ही हज़म नहीं होता, मुल्क को संवारेंगे ये लोग जैसे आज तक संवारा। संवारने की डेफिनेशन भी आपकी नज़र में शायद वही होगी जो जमहूरियत की डेफिनेशन है। अब इनके अलावा एक और उम्मीदवार है जिनका नाम है, वैसे गेस कर सकते हैं अवाम में किसका नाम लेने जा रही हूँ, मौलाना फजलुर रहमान, वन एंड ओनली मौलाना फजलुर रहमान। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उनका दस्तरख्वान हमेशा उनके कंधे पर होता है। ऐसा ही है, जहाँ मौका मिलता है मौलाना साहब को कंधे से दस्तरखान उतारते हैं और बिछा कर वहीं पे चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं मौलाना साहब। इमरान खान का मसला ये कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में दस्तरखान लगाने पर पाबंदी लगा दी। अब ये मसला तो बहुत बड़ा मसला था मौलाना साहब के लिए, ज़रा सोचिए। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरतमंद आप हैं तो लंगर खाने खोल देते हैं, वहाँ पर अपना दस्तरखान लगवाओ। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जैसे मुस्तहिक अफराद को ये कह कर मिनिस्टर इनक्लेव से बाहर निकाल दिया कि मुल्क में कई शेल्टर होम्स बना दिए, अगर मुफ्त के घर में रहना है तो वहाँ आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हज़म नहीं हुई और होनी भी नहीं थी। एक तो हुकूमत से अलग होने के बाद उनका हाजमा वैसे ही ख़राब हो चुका है, ऊपर से इमरान खान के ऐसे इक़दामात ने मौलाना फजलुर रहमान को तैश दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर गिरा दें, लेकिन जब ऐसा हो नहीं सका तो उन्होंने मदरसों का सहारा लिया। इसमें भी उनको नाकामी हुई, लेकिन उनके धरने की वजह से मकबूजा कश्मीर का मामला ज़रूर दब गया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का दावा कर रहे हैं। वो एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने के मूड में बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि गुर्बत, महंगाई और कर्ज़ों तले दबी हुई अवाम
क्या मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनता हुआ देख सकेगी? मतलब कैसा लगता है सुन के कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान, सुन के अजीब सी फीलिंग आती है। अब क्या अवाम में इतना हौसला बचा है कि वो ऐसा एक, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ऐसा सानेहा बर्दाश्त कर ले कि मौलाना फजलुर रहमान के आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लिखा हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या है, ये है बड़ा सवाल। ये तीनों तो आजमाए हुए हैं, एक इलाज के नाम पर सियासत कर रहे हैं, दूसरा भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, और तीसरा इस्लाम के नाम पर दस्तरख्वान अपने कंधे पे सजा के फिरता रहता है जगह जगह के, कहाँ जगह मिले बिछा के चौंकड़ी मार के खाना शुरू कर। इन लोगों ने अगर मुल्क चलाना होता, ये इक़्तिदार से बाहर होते क्या नाज़रीन? या आप लोग इनको इक़्तिदार से बाहर करते? ये तो आपके हाथ में है ना पावर, कि आप वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, हम वोट दे के इनको आगे लाते हैं जिसको हमने लाना होता है। क्या ये इक़्तिदार से बाहर होते अगर ये कुछ करते मुल्क के लिए? कभी नहीं। 3 बार 2 खानदान 1 मौलाना, ये तो पूरी फिल्म बन सकती, बड़ा टाइटल है, 3 बार 2 खानदान 1 मौलाना इत्तेहादी। लेकिन इस लव ट्रायंगल ने मुल्क और अवाम को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फिर आगे इनसे मुस्तकबिल की उम्मीद, क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? यकीनी तौर पे बेवकूफ़ी होगी। बेशक इमरान खान से लाख इख्तिलाफ़ात हैं, आपको भी हैं, मुझे भी हैं, हम सबको हैं, और हम करते रहेंगे जिक्र उन इख्तिलाफ़ात का। महंगाई है, गुर्बत है, कर्ज़ा है, लेकिन कर्ज़ा लेने वाला क्या करप्ट है? करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, खुद पर नहीं लगाएगा, जायदाद नहीं बनाएगा, पैसे नहीं छुपाएगा, और ना किसी और को जायदाद बनाने देगा, ना किसी और को चोरी करने देगा। पहली बार पैसा इस मुल्क के सबसे गरीब तबके पर लग रहा है, इसलिए जिस तब्दीली की ख्वाहिशमंद आवाम है वो अभी शायद नज़र नहीं आ रही। पहली बार इस मुल्क में सड़क पर सोने वाला छत के नीचे सो रहा है। क्या ये तब्दीली नहीं है? इसलिए अभी मुझे और आप जैसे जितने भी लोग हैं उनको तब्दीली शायद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा थी, या फिर नारे बहुत ज़्यादा थे। तब्दीली गवर्नमेंट जब आएगी, PTI जब आएगा इमरान, तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। शायद वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि अभी वो जब नज़र नहीं आती, कि होती हुई दिखाई नहीं देती, तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप वो सब कुछ भी देखें जो हो रहा है। पहली बार आप देखें कि भूखे को मुफ्त खाना मिल रहा है, उस भूखे को जिसको आज से पहले को पूछने वाला नहीं था, जो सड़कों पर सोता था, आज वो छत के नीचे सोएगा। और इस एलीट तबके की अगर मैं बात करूं, इनको नज़र ही नहीं आते थे ऐसे लोग। हमारा मसला ये कि हमने तब्दीली देखी तो ज़ाहिरी तौर पर बड़े बड़े मंसूबों की शक्ल में, बड़ी बड़ी सरमायाकारी की शक्ल में, तामीर होते हुए ऊंचे महलात की शक्ल में, सरकारी प्रोटोकॉल की शक्ल में, मखसूस तबकों को फ़ायदे की शक्ल में। लेकिन अब हो ये रहा है कि तब्दीली आ रही है नीचे से। बहुत ही गरीब पिसा हुआ तबका जिसे मुआशरे ने हमेशा नज़रअंदाज किया, ये एक तल्ख हकीकत है, हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा है। ये एक अच्छी बात। बेशक इमरान खान साहब से दोबारा कहूँगी कि लाख इख्तिलाफ़ात से ही बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, और वो मसाइल पिछले अदवार में भी थे। अवाम तब भी रो रहे थे, अवाम अब भी कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई देते हैं। अवाम इसी तरह पिछले अदवार जो इन लोगों के थे तब रोते हुए दिखाई देते थे। औरतें रिक्शों में बच्चे पैदा करती थी, अस्पतालों में बेड्स होते नहीं थे, अद्वियात होती नहीं थी, खाने पीने की अशिया कीमती होती जा रही थी, हड़तालें थी, लूट मार थी। इस बार भी है, लेकिन सिर्फ मायूसी नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात करी थी मैं ब्रेक से पहले 2 जमातों की और एक इत्तेहादी जो कि मुफ्त में मिल जाता है तमाम जमातों को, लेकिन इस बार उस इत्तेहादी की क्या मैं बोलूं कि शायद किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। और बात में करी थी अवाम और मौजूदा जो हुकूमत है उसकी। अब हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार और सहाफ़ी आरिफ अहमद भट्टी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। भट्टी साहब, बात हम कर रहे थे पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, मौलाना फजलुर रहमान के और बहुत से लोगों की जो अभी भी बड़े ख्वाहिशमंद है कि इक़्तिदार में आएंगे तो जादू की छड़ी घुमाएंगे और ना जाने क्या कुछ दे देंगे, हमें दूध शहद की नहरें बहा देंगे। सवाल ये कि आज तक क्यों ना दे सके, किसने रोका हुआ था इनको कि आएंगे इक़्तिदार में तो करना कुछ नहीं है, और अब आएंगे तो क्या कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा 30 साल तो ये इक़्तिदार में रहे हैं,
आज तक किया है। जब जी। ये आते हैं मुल्क पे 10% कर्जा होता है तो 20% हो जाता है, चले जाते हैं। 3 दफा आके कर्जों में बेपनाह इजाफा कर चुके हैं। हाँ, जब जब ये आते हैं गरीब बदहाली का शिकार हो जाती है और इनका खानदान और इनके चंद करीबी लोग अरबों खरबों पे मालिक हो जाते हैं। तो पंजाबी गंजी ने धोना की निचोड़ना की, इन बेचारों ने आज तक दिया क्या है? उसका जो लूटा है इस मुल्क का वही हिसाब दे दे। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इन्हें ट्रक नहीं माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगाया है, इन्हें कुछ नहीं मिलना। जो इनको कह रहे हैं ना आजो आजा चले जा सड़क से आजा मौलाना साहब बेचारों को कुछ नहीं मिलना। इन्होंने ईद मिलाद नबी पे चंदा इकट्ठा करना है। हुकूमत फिलहाल डिलीवर नहीं कर पा रही, ये कड़वा सच है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इनको किस बेस पे दे दे? क्या इनका मादी, आप किसी के देने से पहले उसका मादी और हाल देखते हैं, मुस्तकबिल तो अल्लाह को पता है। तो लिहाजा इन्होंने हमें महंगाई दी, बेरोजगारी दी, लाकानूनियत दी। दोनों बड़ी लीडर के रहनुमा बीमार है, एक लंदन इलाज करा रहा है, पाकिस्तान। जो बंदा अपना 30 साल इक़्तिदार में एक ऐसा हस्पताल बना सके कि उसका इलाज वहां हो सके, हाँ, एक ऐसा स्कूल वो इलाज करवा लेता, उसका बच्चा वहां पढ़ सके, वो ऐसा तो उन्होंने क्या करना? बेचारों ने छोड़े, ये साजिशें करते रहेंगे, चलते रहेंगे। खान साहब को चाहिए कि अपनी गुड गवर्नेंस की तरफ आए और महंगाई को मिनिमम करें। उसके बगैर मुल्क का चलना सख्त मुश्किलात है। अच्छा भट्टी साहब, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। चले, एक तो ये लोग बीमार हैं, मैं तो कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब को कहते हैं ना ताहयात कायद हैं, तो उनके इलाज के साथ भी ताहयात लगाते कि नवाज शरीफ साहब जो ताहयात कायद है मुस्लिम लीग नून के, उनका ताहयात इलाज जारी है और कब तक जारी है ये नहीं बता सकते हम। और साथ वो कहते हैं जी मरियम को भेजें तो इलाज करवाऊंगा। ये जिद्दी बच्चा क्यों आ जाता है नवाज शरीफ के अंदर? 3 बार जो बंदा वजीर आजम रह चुका है वो कई दफा बच्चों की तरह बिहेव करता है, वो भी जिद्दी किस्म के बच्चों की तरह क्यों? फिजा, मेरे और आपके बच्चे कहेंगे पापा टॉफी ले दे, डॉल ले दे, छोटी सी गाड़ी खिलौना ले दे। अब मरियम बेचारी जिद कर बैठी है, पापा मैंने पीएम बनना है। तो पापा ने कहा शायद पीएम कह रहा पकोड़े कुलचे, उन्होंने कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब वो ख्वाहिश उनकी कैसे पूरी हो मुझे बताए? ख्वाहिशें रखना तो कोई बुरा नहीं है। और लड़ा गई बात नवाज शरीफ वाली, वो बीमार कौन से है मैं बता देता हूँ उनकी बीमारी। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा होता है, वो पूरी सीटों पे लेट जाता है, वो बेचारा दूसरा एक आता है मुसाफिर, उसने टिकट भी लिया होता है, कहता है भाईजान ये मेरी सीट पे आप लेटे, कहता गुस्से से बोलता तू जानता नहीं मैं कौन हूं। वो बेचारा डर जाता है, वो अपनी सीट टिकट ली हुई पे नहीं बैठता। दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसा ही होता है। चौथा आता है, वो भी थोड़ा सा तिंगड़हा होता है, वो कहता है भाईजान ये मेरी सीट है, रिजर्व है। उसने कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। उसने गुस्से में आके कहता तू कौन है? कहता मैं बीमार हाँ। तो ये नवाज शरीफ साहब ये वाले बीमार हैं। जब तक इनसे इक़्तिदार छीनेंगे ये बीमार रहेंगे। इक़्तिदार दे दे इन्हें तो ये घोड़े की तरह भागेंगे। तो बीमारी कोई नहीं, कहाँ गए प्लेटलेट्स? ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो ये कौन सी बीमारी है? मरियम ने कहा वहां पे तो दांतों का इलाज होता दिखाई दिया। कौन सी पीएचडी की है? वो दांतों का भी नहीं, इनके दांतों का नहीं, इनके दिमाग का इलाज होने वाला कि बड़ा पैसा कमा लिया बस करो खुदारा। ये कौम अब मुकम्मल नहीं हो सकती इतने बोझ का। आपने 30 साल हमें निस्तो नबूद तो भट्टी साहब फिर तो उनकी नीयत का भी इलाज होना चाहिए ना। बात सारी नीयत की नीयत भारी नहीं रही, को रूहानी इलाज भी रेफर करना चाहिए बैठ के यहाँ में टीवी पे इनके लिए। अच्छा, रूहानी इलाज एक बंदे के पास है, वो कर रहा है, लेकिन पूरा हो नहीं रहा। अब बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा, बंदा तो बंदा होता है। खैर इलाज तो इलाज होता है, कोई भी करे, लेडी डॉक्टर करे, डॉक्टर करे, लेकिन वो पूरा हो नहीं रहा। लेकिन वैसे ये बता दूं, रूहानी इलाज की तरफ भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अपना किरदार ठीक करे। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, 70 साल सन्यासी बाबे के पास भी जाते हैं, मुझे महबूब तेरे कदमों में, ये कहते हैं इक़्तिदार मैं इक़्तिदार के कदमों में जाना चाहता हूँ। इनकी ख्वाहिशें भी तो देखे ना। और शोहर खुश नहीं है, बीवी नाराज है, ये कहते नहीं मैंने वजीर आज़म बनना है, दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए। भट्टी साहब कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले ऐसे कुछ लोगों को जाती उम्रा तलब किया और उन्होंने कहा हमारे लिए कौन कौन सी रुकावट है इक़्तिदार में आने की। अब किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। अब बंदा पूछे अब हाथी का भी सदका दे दो तो अब छोड़ दें, आप अवाम को छोड़ दें बस। अब ये 70 साल सन्यासी बाबों के बस में बात नहीं रही।
अब 30 साल किसी को देखने के लिए, उसकी कारकर्दगी चेक करने के लिए बहुत बड़ी डोज होती है, बहुत बड़ा टाइम होता है। अब मजीद बेवकूफ ना बनाए। अमेरिका जाने लगे थे, वहां जिसने भेजा उसने कहा नहीं भाई आप अमेरिका नहीं जा सकते, सॉरी। आप अमेरिका लॉबिंग हायर कर ली अरबों रुपए लगा के, ये बरास्ता अमेरिका दोबारा इख्तिदार में आना चाह रहे थे। ये पाकिस्तान की अवाम पे यकीन नहीं रखते। जब मुसीबत में आते हैं अपने साथियों को जेलों में, भूखों में, मुश्किलात में छोड़ के भाग जाते हैं। पाकिस्तान में तो विजिटिंग प्रोफेसर की तरह आते हैं। जिस तरह इख्तिदार हुई, शेरवानी पहनी, ओथ लिया, 5 साल हमें गुलामों पे हुक्मरानी की, और जैसे ही क्राइसिस आए मुशर्रफ दौर में भी भाग गए थे, अब भी भाग गए। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी कहा भट्टी साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। आपने कहा कि मरियम नवाज इस तरह की ख्वाहिश का इजहार कर चुके अपने वालिद से कि पापा मुझे बनना है वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को मजाक तो नहीं है, इस तरह के एक और ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस, बड़े संजीदा, बड़े लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है वो शख्सियत। उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझते हूँ, आपकी हंसी ना निकल जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब दस्तरखान कंधे पे रख के हमेशा फिर रहे होते हैं, और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे दस्तरखान बिछाते हैं और चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं खाने पीने के लिए। कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो लाखों की लस्सी मंगवा लेंगे। अब वो मौलाना फजलुर रहमान भी बड़ी उनकी देरीना ख्वाहिश है किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। एक छोटा सा सादा सा सवाल पूछूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सुन के कैसा लगा आपको? अच्छा मेरी बात सुने, मजाक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मजाक की भी एक लिमिट होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कमेटी निकली थी, कश्मीर कमेटी के सदर। बचपन में जब ये कमेटियां डालते थे ना, इनके मोहल्ले में थी शहीदा फराडन मशहूर, ये अपनी बार बार पर्चियों पे सरों पे अपने नाम लिख लेते थे, इनकी कमेटी निकल आती थी। वो एक दिन किसी ने कहा भाई ये हर दफा मौलाना साहब की पर्ची क्यों निकल रही है, ये सारी पर्चियां खोले। वो सारी पर्चियों पे मौलाना फजलुर रहमान नाम लिखा था। अब इत्तेफाक से वो खाला शीदा मर गई है। अब प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दे, इन्हें कहे कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, उसमें हिस्सा ले, कामयाब हो जाए। डेरा गाजी हाँ की उनके अपने रिहायशी लोगों ने वो रिफ्यूज कर दिया है, उन्हें असेंबली में पहुंच नहीं सके और असेंबली तोड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असेंबली में खुद पहुंच नहीं सके और कह रहे मैं असेंबली तोड़ दूंगा। भाई 350 का ऐवान है, आप अकेले हाँ। इस मौके पे इन्हें एडवाइस आपकी मार्फत देना चाह रहा हूं, अगर आप मुनासिब समझे तो। ईद मिलाद नबी आ रही है, उस पे ये ट्राली सजाए, ट्राली पे वो उधर क्वाली लगाएं, आका भीख मिले मुझे भीख मिले, मैं मदीने जाऊं मदीने जाऊं। अब इक़्तिदार में आने वाले इनके रास्ते बज़ाहिर अभी तक मुझे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कल क्या होता है। अच्छा भट्टी साहब, ऐसे एक बात बताऊं, मेरे इस प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब को आवाज जरूर पहुंचेगी। मौलाना साहब बड़े शौक से देखते हैं मेरा शो, और 2-3 सीनियर लोगों से राब्ता करके मुझ तक ये बात भी पहुंचा चुके हैं कि फिजा से कहें जरा लिहाज किया करें, मैं उम्र में बड़ा हूं। लेकिन अब मैं क्या करूं, जब उम्र में बड़े लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे, कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब बस करें, अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान के बारे में सोच भी लें, इस्लाम के बारे में बात करते सिर्फ अपने काम के लिए यूज करने के लिए। जब मजहब का इस्तेमाल किया जाता है भट्टी साहब, तो कैसा फील होता है बतौर मुसलमान, ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बीइंग ए मुसलमान, सियासत को मजहब से अलग रखना चाहिए। मुसलमान हमारा काम है इबादत। हाँ चले उनकी उम्र के हिसाब से मशवरा दे देते हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है, अगर आपको वो गौर से सुनते हैं मौलाना साहब, आप जिंदगी के उस हिस्से में अल्लाह अल्लाह करें, कोई मस्जिद पढ़े, उधर 5 वक्त की नमाज करें, हस्पताल की सफाई करें, मुल्क का सफाया करने का छोड़ दे, उधर लोगों की खिदमत करे, लोगों को मोहल्लेदारों की बीमारी में जाए, उन्हें शिफा दे। कोई बीमार हो जाए उसे खून ना देना, क्योंकि वो बाद में डॉक्टर को लूट लेगा। खून ना देना मौलाना साहब, ये काम ना कीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है। किसी मरीज को खून दे दिया तो लिहाजा आप जिंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह अल्लाह करें, मुल्क की बेहतरी के दुआ करें। अफगानिस्तान में दोस्तियाँ, इंडिया में दोस्तियाँ रखने की बजाय पाकिस्तान के लोग की खिदमत करें। खिदमत के लिए MNA होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। दूसरे की दुख तकलीफ समझ के उसके मसाइल को हल करने की नीयत करे और अल्लाह ताला मदद करेगा। अब सियासत को बड़ी प्यारी बात। अच्छा, बिलावल जरदारी ने भी नियत की है कि वो आवाम की खुलकर खिदमत करना, कैसी खिदमत करेंगे वो, आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? ब्रेक के बाद आपसे पूछूं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब दोबारा वार्म वेलकम। बिलावल के हवाले से मैं बात करने जा रही थी तो ब्रेक आ गई। बिलावल बड़े दावेदार हैं जी कि बिलावल अगर पाकिस्तान की खिदमत करें तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, तो सिंध में क्यों नहीं खिदमत कर सके भट्टी साहब? किसी ने मना किया था, दर्जन सालों से 12 सालों से इन्हीं की हुकूमत है और सिंध में आप जाके देख लें। देखें फिजा, गुजारिश ये है कि उनके साथ उनके वालिद मोहतरम का बैगेज बहुत बड़ा है। उस बैगेज को उतारने के लिए वो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले उनका इक़्तिदार कितना रहा? पिछले 30-40 साल से पीपल्स पार्टी है। चले हम उनको भी भूल देते हैं। 12 सालों में वो ये फरमा दें बिलावल साहब, कुत्ते के मरने, कुत्तों को काटने से कितने इंसान मरे हैं, कितने इंसान, चाइना कटिंग में कितने लोग घरों से बेघर हुए हैं, बेरोजगारी की वजह से कितने लोगों ने खुदकशी की है। क्या बिलावल ने पाकिस्तान के किस स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की? मुझे वो आप बता सकती हैं? क्या पाकिस्तान के किस गली मोहल्ले में नौजवानों के साथ खेल कर वो जवान हुए हैं? किसी एक बंदे का नाम बता सकती हैं? तो पहले तो वो ये बता दें कि 12 साल अगर खुल के, पता नहीं कितना खुलेंगे, माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद है, क्या वो थर में जाकर एक दिन अल्लाह ना करे वैसी जिंदगी गुजार सकते हैं जैसे थर के लोग पिछले 70 सालों से गुजार रहे हैं? क्या कराची का पानी 3 दिन वो पी के दिखा दें? कराची का पानी 3 दिन पी के दिखा दें। उनके वालिद साहब और वो पेरिस से पानी आया हुआ पीते हैं, पेरिस का पानी पीते हैं। एक दफा वो पढ़ रहे थे तो एक उनके वालिद साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत बड़े बंदे को, रियल एस्टेट के मालिक को बुलाया और उन्होंने कहा तुम्हारा भतीजा पैसे मांग रहा है। ये भी साहब थे। उन्होंने कहा जी मुझे उधर छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, 30 करोड़ रुपया चाहिए। तो मेरे मोहतरम जरूर खिदमत करें, खुलकर करें, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता सिर्फ ये बता दें आपके वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब के टोटल असासे बैरूने मुल्क कितने हैं? इतने सच बोलने में क्या नुकसान है मुझे बताएं? वो सब जायज होगा। तो खुद के खिदमत ना करें, कानून के पाबंद हो के मुराद अली शाह साहब जो खुर्शीद शाह या दीगर जमात है, कल के बच्चे उनको सबक दे रहे होते हैं, उनकी तरबियत पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक नहीं हुई, उनकी एजुकेशन नहीं हुई, उनकी अखलाकियात नहीं हुई। वो आप छोड़ दें, क्लिफ्टन पे जाके अकेले कुल्फी खा के दिखा दे। अब आप कहेंगे क्या स्टूपिड सी बात कर रहा है। और भाई उनका और अवाम के दरमियान फासला है, उनके दरमियान जो कमांडो की तनख्वाह है ना, जो उनकी नहीं आपने बड़ी अवामी बात की। हाँ, यही बात है जो अवाम को समझ आती है भट्टी साहब। बिल्कुल, अवाम को अखबारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैं तो अक्सर कहती हूँ जो सहाफ़ी बड़ी अखबारी लैंग्वेज बोलना शुरू करते थे, अगर कोई भुट्टे बनाने वाला, कोई तंदूर पे रोटियां लगाने वाला, कोई नाल कुलचे बेचने वाला हमें देख रहा है तो उसको समझ ही नहीं आएगी अखबारी बातें। सॉरी टू से। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूँगी। मैं देख रही थी आज जब बिलावल स्पीच कर रहे थे, इजहार ख्याल कर रहे थे, तो राजा परवेज अशरफ बड़े खुश हो रहे थे उन्हें देख के कि इस तरह पता नहीं को अपना बच्चा बोल रहा था तो बड़ी खुशी होती है। मैं आपका जरा इस पर तबसरा चाहूंगी, वो इतने खुश क्यों हो रहे थे? यानी अब इनको ये लगता है कि चले कुछ और नहीं तो बिलावल तनकीद कर देते हैं इमरान खान पे, इतना ही बहुत है। ये इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत। देखें, पाकिस्तान से मोहब्बत और इनका रिश्ता मुझे तो बज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लगता। अदब एहतराम से मैं किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कभी कहता, ना कभी कहता हूँ। राजा रेंटर की करप्शन से पूछ लें कितना उसने पैसा कमाया, उसके दौरे वजारत उज़्मा में कितना पैसा कमाया गया। इनके इक़्तिदार में जब इनके वालिद 5 साल मुल्क के प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने अपनी माँ का कातल का मुतालबा क्यों नहीं किया? बेनजीर के कातल कौन थे? हाँ। उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन था? उनको क्यों नहीं पकड़ा? इन्हें कहे अब आपकी खिदमत ना करे। जिस वालदा ने आपको पैदा किया है, जिस माँ ने आपको 9 माह पेट में रखा, खुदा के वास्ते उसके कातल ढूंढे नहीं, पेछाने। ये हमें क्या समझते हैं? बिलावल पे कोई अभी तक करप्शन का एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये खुर्शीद शाह, ये सारे स्ट्रिंगर, इन्होंने राजा परवेज अशरफ, उनको जाके बताएं तो सही, हमें वो वसीयत दिखाएं जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान। मैं बेनज़ीर की शहादत से 7 दिन पहले कोई 1.5 घंटा उनसे इत्तफाकन मुलाकात हुई, मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता था। अब मैं क्या बताऊँ, वो चाहती तो कुछ और थी, वो थी
तो पाकिस्तान का सदर किसी कीमत पे आसफ अली जरदारी साहब ना होते। ये मैं आपको एक रिपोर्टर, एक बींगे ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, बेनजीर साहिबा के अल्फाज बता रहा हूँ, अपने नहीं। ये छोड़ें, ये बड़ी लंबी कहानी है। तो ये तो आए ही इस बात पर थे भट्टी साहब कि जी वसीयत थी कि जरदारी साहब आए आगे। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन पहले एक और पीपल्स पार्टी की नहीदहा उधर थी। अगर कोई बंदा मुझे 20-30 दिन पहले बेनजीर का एक बयान बता दे कि उसने वसीयत कर दिया कि उनकी अदम मौजूदगी में उनकी पार्टी के सरबरा, सदर या चेयरमैन जरदारी साहब होंगे, तो जो आप कहेंगी मैं सजा दूंगा। मोहतरमा ने 10-20 जलसे किए ना, उन्हें अंदाजा था जब उन पर सानिया कराची हुआ, उसके बाद की भी बयान सुन ले। उस सानिया के बाद अभी वो अस्पताल जाने लगी थी तो मैंने उन्हें फोन किया। तो क्या बातें, ये बात बड़ी लंबी है। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी बिलावल को चाहिए कि वाला साहब से पूछें जरा, वो वसीयत तो दिखाएं, हम लोगों को दिखाएं। वसीयत होती तो कोई नहीं रजिस्टर कराते, वो उसका कोई सबूत देते, किसके सामने बनाई, किसकी हैंड राइटिंग में हुई, कहाँ रजिस्टर हुई। आखिर बेनजीर साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। चलो बेनजीर, मैं आपसे फिजा सवाल करता हूँ, बेनजीर की दुनिया से जाने का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला, वो मुझे नाम बता दें। चलें जी, ठीक है जी, नाम आपको भी पता है, सबको पता है। ठीक है जी, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। आप बड़ा बोल्ड बोलती हैं, आप बोल्ड बोलती हैं। बेनजीर के जाने का फायदा बेनिफिशियरी कौन है इस दुनिया में? आरिफ अहमद भट्टी या डॉक्टर फिजा हो सकती है ना भट्टी साहब, अगर इन लोगों से पूछें तो। चलें जी, अल्लाह का वास्ता है, मुझे और अपने आप को मुसीबत में ना डालें। और ठीक है जी नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल की दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।